जिस तरह से गांव में रोजगार के नए संसाधन, इसके अलावा वो अब खूबसूरती अब हो गई है। लगभग 54 लाख ऐसे गांव हैं जो पिछले कुछ सालों में उस विकास की राह पर आगे बढ़े जिसकी पहले हमने परिकल्पना की थी। वो अब कल्पनाएं अब हकीकत में बदल चुकी हैं और पलक इसी के साथ अब शुरुआत करेंगी और उनके सवाल जवाब होंगे संजय सर से। शुक्रिया संजय सर, मंच पे आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका रिपब्लिक भारत के इस मंच पर, क्योंकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो रिपब्लिक भारत नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार भी उसी तरह काम कर रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कंट्रीब्यूट किया कि ये टारगेट अलग अलग मंत्रियों को दे दिए गए हैं। फिशरी अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, मत्स्य विभाग की अगर मैं बात करूं, 2016 और आज 2026 में हम बैठे हैं और अगले साल इलेक्शन है। क्या काम जो है नहीं हुआ था और क्या काम जो है वो किया गया है? पहले तो रिपब्लिक भारत के पूरी परिवार को और श्रोताओं को मैं अपनी पार्टी, अपनी सरकार के, अपने समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि जहां अर्थव्यवस्था और में इस विभाग की चर्चा हो रही है, वही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि कभी इस विभाग को उपेक्षित विभाग कहा जाता था। हमारे विभाग के लोग ये मान लिए थे कि इसमें जो है ये उपेक्षित विभाग है, इसमें हमें कुछ नहीं। हमको लगता है पिछली सरकारों को इस विभाग से लगता है जैसे मछली थोड़ी महकती है वैसे उन्हें बू आती थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को, कि जब हमें मत्स्य मंत्रालय का भार मिला तो हमारे पास बहुत फ़ोन आने लगे कि भाई आप सहयोगी दल हो, लगता आपको एक छोटा विभाग और एक साइड लाइन कर दिया गया। कुछ लोग कहते रहे और इतना उन लोगों ने कर दिया था। लेकिन जब दिल्ली से फ़ोन आया कि भाई इस मंत्रालय को आपको किसी विशेष काम के लिए दिया गया है और आपको मालूम है जिस समुदाय का आप नेतृत्व करते हैं उसे विकास की मुख्यधारा में लाना, और उनको लगा कि उनको आप टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये आपकी जिम्मेदारी। आप चूँकि उस संघर्ष कर रहे हो, आप सड़क से सदन तक, तो हमें बड़ा मनोबल मिला। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनका जो वक्तव्य था, उनका जो संदेश था कि भाई धन की देवी लक्ष्मी जो है कमल पर खड़ी रहती हैं और कमल पानी में होता है। इसका मतलब असली धन पानी में है, इसलिए अब लोग जवानी को पानी के साथ लेके आएँ और काम करें। तो इसे लगा कि नहीं, अभी भाई पानी में हल तो नहीं चलाया जा सकता लेकिन फसल तो उगाया जा सकता। तो एक जो मत्स्य विभाग था, इसको मैंने दौड़कर पूरे देश प्रदेश से इसकी टेक्नोलॉजी जो आधुनिकीकरण हो सकता है, जो इसे मत्स्य पालन का जो परंपरागत पैसा था, तो उसको मैंने उसे अपने अधिकारियों के साथ और कुछ वैज्ञानिकों के साथ कई प्रदेशों का दौरा किया और दुनिया के जो भी विकसित देश थे उनसे मैंने जोड़ा। तो पता चला कि नहीं, ये तो बड़ा असीम संभावनाएं हैं। ये खाली मछली विभाग नहीं है, ये तो ये एक व्यवस्था नहीं, तो हम अर्थव्यवस्था भी हम दे सकते हैं। सरकार की जो सरकार चलती है, जिस व्यवस्था से देश चलता है, उसमें मत्स्य विभाग का बड़ा भूमिका हो सकता है। और इसमें रोजगार के साधन, इनको प्रोटीन युक्त भोजन दे सकते हैं, राजस्व की वृद्धि दे सकते हैं। ये जल जीव का जो स्तर है, पर्यावरण, उसमें भी हम ला सकते हैं। तो सर, आपने बताया कि दिल्ली से पहले संदेश आया कि इस डिपार्टमेंट पे काम करना है, क्योंकि अगर मैं बाय फैक्ट्स देखूं तो 2014-15 में 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज में भारत था और आज टॉप 5 में है, मतलब फिशरीज जो एक्सपोर्ट होती हैं। तो उस समय आपको शौक नहीं हुआ कि ये तो महाराष्ट्र, गोवा ऐसी जो स्टेट्स हैं वहाँ से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश से एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं इस पर? देखिए, पहले मत्स्य विभाग को लोग विभाग ही नहीं समझते थे, कोई मंत्रालय नहीं था। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार है कि जब मैं 2013 में राजनीति में आया तो पहले मुलाकात हुई तो 2014 में मंत्रालय बना दिया इसको अलग। पहले कृषि के अधीन उपेक्षित था, जीडीपी ग्रोथ हमारा होता था और कृषि विभाग अपने में गिनता था। लेकिन पहली बार जब 2014 में मंत्रालय बना दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में हम आए तो यहाँ मंत्रालय बना। हमें भी सौभाग्य मिला कि अब जिस चीज़ की लड़ाई लड़ते रहे, मंत्रालय बना और कैबिनेट मंत्री का हमें अवसर मिला उन्हें। और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में हम 1 नंबर पर हैं और
जीटी अभी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 115.5 का है। हमको लगता है कि कृषि में हमको उत्पादन में आज के दिन में हम सबसे मतलब हम इन अर्थव्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। प्रधानमंत्री को भी हम धन्यवाद देंगे माननीय, कि जब भी कभी भाषण होता है अर्थव्यवस्था पर तो मत्स्य क्षेत्र के असीम संभावनाओं का बैठ। और अभी आपने देखा होगा अमेरिका वाले टैरिफ के विवाद में कि आप देखे होंगे कि मैं उन्हें विशेष बधाई दूंगा कि देश के मछुआरों की आवाज़ बने वो, और हमारे मत्स्य क्षेत्र में आने वाले जो भी इक्विपमेंट थे उस पर टैरिफ मुक्त करा दिया पूरी दुनिया के लोग। अब हमारा देश जो है व्यापार में पूरे देश को कर सकता है। और इन्होंने बजट दिया, इन्होंने ऐसे थोड़ी है। आज के दिन में इसको देखेंगे इतिहास में तो पिछली सरकारें एक तरीके से मछुआरों के लिए, पिछली सरकारें मछुआरों के लिए मगरमच्छ के रूप में इनको खा गई थी, कुछ नहीं था। 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दे के पूरे देश के 18% से ज़्यादा आबादी मछुआरों की है, जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हों, उजड़े हों। चूँकि पहले साधन नहीं था सड़क, वो नदियों और समुद्र के माध्यम से विदेशी ताकतें आई थी और सीधे लड़ाई। ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी निषाद जो देश को लड़के आज़ाद कराए हों, ये बेईमान लोगों ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपये दिया। मैं मोदी जी को बधाई दूंगा कि 6.5 साल के अंदर 67,000 करोड़ रुपया देकर इस मत्स्य विभाग को पूरे देश में आया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फ्री में 60% सब्सिडी एससी महिलाओं को है। आज के दिन में फ्री का इनका बीमा है। इनको किसान क्रेडिट कार्ड। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि एक वकील के रूप में सड़क से सदन तक प्रधानमंत्री के पास गया। हमने कहा भाई ये उजड़े लोग हैं, निषाद लोग, ये सब लोगों पर जमीन जायदाद नहीं है, अंग्रेजों ने छीन लिया है। पिछली सरकारें बेईमान थी, इनका आरक्षण भी छीन लिया, कुछ है नहीं। इस पर विचार करिए और इनको भी किसान, जब आप कृषि का दर्जा दे दिए हैं तो उसको किसान मानकर इनको भी दीजिए। कुछ तो इनके पास है नहीं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तुरंत नीचे के अफसर और माने गृह मंत्री से कहा भाई निषाद जी मामले को, गृह मंत्री गए तो वित्त मंत्री को कहा। एक दिन के अंदर सुबह 10 बजे मुलाकात हुई, शाम को 8 बजे आरबीआई से ऑर्डर आ गया कि जिस निषाद को पूरे देश में कहीं भी मत्स्य पालन करना हो, व्यापार करना हो, कोई गारंटी न हो, है ही नहीं। जब उसके पास केवल झोपड़ी में रह रहा है, उसकी खोपड़ी में झोपड़ी डाल दिया। झोपड़ी में रहने वाले को आधार कार्ड के आधार पर 3.5 लाख रुपए 4% ब्याज पर केसीसी देकर इन्हें ब्याज कराना। ये होता है, मतलब बिना किसी, अगर गारंटी है तो 5 लाख है। फ्री में ट्रेनिंग की व्यवस्था करा दिया। इनके लड़कियों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, पहले शिक्षा छीन लिया था मेहमानों ने, अभी हम शिक्षा के लिए आ गया। हाई स्कूल में 10,000 है, इंटर में 20,000 है, बीए में 30,000 है, उससे ऊपर 50,000 है। बेटी की शादी के लिए 1 लाख का अनुदान है। अब उसने है खाली हमारे यहाँ डेबिट मोबाइल में भर दे। इनके इलाज के लिए अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, जो कि अब अधिकारियों की त्रुटि बस है कि जिनका यूनिट अधिक होगा उन्हीं का आयुष्मान बनेगा। तो पता चला एक विशेष वर्ग है जो है, पिछली सरकारों ने, अब देख सकते हैं कि यूनिट उनका अधिक है, आयुष्मान उनका अधिक है, और हमारे लोगों के पास कमाने खाने चले जाते हैं इनका इस तरह। तो यूनिट कम होने के नाते आयुष्मान कम हमारे समाज को बना। तो आयुष्मान भारत कार्ड का इन्होंने कर दिया फ्री में। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है कि जो मछुआरों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना हो गई। उसमें उनको फ्री में जहां भी आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, कार्ड नहीं है जाके इलाज कराए, 5 लाख रुपया उसको हम उसके खाते में दे रहे हैं, इलाज के दे रहे हैं, शिक्षा के लिए दे रहा है, उनके फिर मतलब बीमा के लिए दे रहा है। फ्री में बीमा हमारे यहाँ 3 प्रकार का कवर है। अगर उसको कैजुअलिटी हो गया, ईश्वर ने करे, उसे 5 लाख रुपया है, और डिसेबिलिटी अपंग हो गया तो 2.5 लाख है, और अगर चोट लग गया अस्पताल में गया 25,000 रुपये हम देते हैं। 3 प्रकार का कवर करते हैं। हमको लगता है दुनिया में पहला एक ऐसा एक वर्ग होगा मछुआरा कि जिसको प्रधानमंत्री अपनी निगाहों में रखते हैं। और जब प्रधानमंत्री खुद एक मछुआरे घर जाके भगवान राम के मंदिर का आमंत्रण दे के चाय पी के गरीबी देख के आ सकते हैं, तो जिस समुदाय की चिंता खुद प्रधानमंत्री करते हो, योगी करते हो, मोदी करते हो, अमित शाह जी करते हो, भारतीय जनता पार्टी, तो ज़्यादा चिंता नहीं। हमको लगता है कि अब ये विकास की मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे। क्योंकि मत्स्य उत्पादन जब दुगुना हो गया, पूरे देश में हम 1 नंबर उत्तर प्रदेश है, इसके मतलब इनके आय में वृद्धि हो रही है, रोजगार में वृद्धि हो रही है, अपने आप ये विभाग ऊपर जा रहा है। तभी तो हमें 1 नंबर का खिताब
3 वर्षों से लगातार मिला। हमको लगता है अब एक्सपोर्ट में हम उत्तर प्रदेश को 1 नंबर करेंगे। हम अब दुनिया में हमको लगता है कि जिस तरीके से तेलेपिया बेचकर चाइना अपने को आगे अर्थव्यवस्था में किया, तो अभी हमने एक वर्किंग टीम बनाई है। मैं अपने अधिकारियों की, आधे कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, वो तनख्वाह सरेंडर कर देते। आधे कर्मचारी से अगर मैंने इसे पूरा किया है, अब पूरा कर्मचारी जिस दिन भर्ती हो जाएंगे बहुत कुछ करेंगे। अभी हम यहाँ एक वर्ल्ड फिशरीज ट्रेड सेंटर खोल रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, 600 करोड़ रुपया दिया है कि अभी एशिया में सबसे पहला एक सेंटर खुल रहा है कि अब यहाँ से मत्स्य विभाग संचालित होगा पूरे एशिया का। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आ रहा है, उसमें हमने दे दिया बजट उसको है। एक प्रश्न है, आप अभी जो भी बता रहे हैं बहुत रोजी पिक्चर लग रही है कि अरे सब चंगा नो पंगा, लेकिन कल की अगर मैं खबर की बात करूं, दिल्ली और यूपी में तो तालमेल बढ़िया है कि दिल्ली से जो बोला जा रहा है, एक विजन दिया जा रहा है, मंत्री उसका पालन कर रहे हैं। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में और जितने भी कर्मचारी हैं आपके विभाग में, उनमें किस तरीके का तालमेल है? क्योंकि कल आपने एक्शन लिया है, पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, कानपुर पे अगर आप थोड़ा विस्तार से बताना चाहे कि क्या हुआ वहां पर, कुछ गड़बड़ी पाई गई, आपने एक्शन लिया, बहुत सारे कर्मचारियों को लाइन हाजिर भी किया गया है? देखिए, बहुत लंबे समय तक ये देश ऐसे लोगों के हाथ में रहा 75 साल की, जो कांग्रेस रही वो विदेशी ताकतों से प्रेरित रही, सपा बसपा उन्हीं के गोद में रही, उनके सहयोग से केंद्र की सरकार चलती रही। तो ये अधिकारी पूर्ण रूप से निरंकुश थे। उनकी एक आदत बन गई है कि गरीबों का शोषण करना, उनकी एक आदत से आगे। मैं बार बार बयान भी देता हूं कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा से प्रेरित हैं, ऊपर से कमल का लेवी लगा दिया और पद ले लिया। अब पता चला कि जब वो पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। वो तभी पता चलेगा जब चरित्र बाहर आएगा। तो ऐसे बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं, ज़्यादा अधिकारी अच्छे हैं, तभी हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश में आ गया है। तो अधिकारी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे एक तालाब में एक मछली है, तो वैसे ही है। कल कानपुर में है, एक महिला का चयन हुआ 2 साल पहले, उसे 2 करोड़ की मिल है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए पैसा दे दिया, केज कल्चर फ्री में उनको दिया। हमने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कि जलाशय में जलाशय बन रहे, भाई पैसा नहीं है तो बड़े लोग जलाशय बना, जलाशय में जलाशय कर दे, तो उसको 2 करोड़ की मिल गई, चयन हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया कि भाई हमारे यहाँ फ्री में, हम लोगों ने सरलीकरण के लिए पब्लिक को दे दिया कि डीपीआर आप बना लो, माने जमीन जायदाद कैसा होगा, कम होगा अधिक होगा, तो डीपीआर अपने हिसाब से बना लेगा। तो डीपीआर अंग्रेजी शब्द है, वो समझ नहीं पाते जा रहे, तो डीपीआर बना के अपने दे दिया। डीपीआर के मुताबिक कार्यक्रम भी निरीक्षण भी करने गए कई बार, और अंतिम में जब उसे घूस मांगा तो उसने कहा डीपीआर गलत है। उसने क्या किया, टेक्निकल टीम गठित। प्राइवेट व्यक्ति के खुद पैसा खर्चता हो, उस पर कोई टेक्निकल टीम नहीं गठित होती। ये सब इन्फॉर्मेशन आप सीएम योगी को बाकायदा पहुंचाते हैं? नहीं, जब मैंने अधिकारी, मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रमुख सचिव को, डीजी को, जो जब उनके सामने आए तो 1 हफ्ते पहले ये हुआ कि पेमेंट कर दो, फिर भी उन लोगों ने इतना बदमाश है कि पेमेंट की सारे प्रक्रिया शुरू कर दी। थोड़ा था कि 60% होगा काम, तब होगा, तो उसका थोड़ा 1-2% कागज में कम दिखा रहा। पहले था बिल जो है वो पक्के कच्चे बिल पर भी हो जाता था। जीएसटी जब कंफर्म हो जाएगी, जीएसटी जो डिपार्टमेंट से, तभी वो तब नया आ गया है, रूल आ गया है, ये जो है ट्रेजरी हो गई है, तो उसमें कुछ 5% काम कम था। तो प्रमुख सचिव से उसका नियम ही बदल दिया कि 40-40-20 कर दो, जिससे कमजोर आदमी भी काम करके पैसा ले। उसके बाद पता चला कि पेमेंट के लिए आदेश गया, तो वो जाके दूसरा डीपीआर मांग रहा कि सरकार से डीपीआर मांग लीजिए। अगर अधिकारी सरकार से खुद डीपीआर मांगता हो तो इसके मतलब जब डीपीआर बना नहीं, इसके मतलब आप ड्यूटी करने लायक नहीं हो। तो इसीलिए प्रथम दृष्टया आरोप में जितने और भी शिकायतें मिलती रही पब्लिक की, तो वो कार्रवाई की गई कि निचला जो स्तर का चपरासी और बाबू है, थोड़ा उसका दिमाग थोड़ा, अब जाने रहे कितनी क्षमता है, तो उसका उपयोग बड़े लोग करते हैं। अपने सामने नहीं आते हैं कि टेप हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा, उसी को करते हैं लेन देन में, उसको आगे करते हैं कि भाई ये करोगे तो करेंगे, ये करोगे तो करेंगे। तो और दूसरा बदनाम ऊपर वाले अधिकारी हम लोग करते, और हम लोग जान ही रहे किस तरह के नेचर के आदमी हैं हम लोग। पूर्ण रूप से मिशनरी
आदमी हैं, जिस समुदाय के लिए हम पूरी ज़िंदगी दे दिए, जेल गए, जिसके लिए हम आज के दिन में 7 महीने ठोकर खाए पिछली सरकारों में, पूरा उन्होंने हमको दोषी करार दिया। तो जिस समुदाय को देखते ही दर्द आता है, इनकी झोपड़ी में जाते हैं, गाँव में जाते हैं तो इतना दर्द आता है, और उससे घूस ले तो बहुत ख़राब लगता है। इसलिए सबकी कार्रवाई कर दी, और पूरे प्रदेश में वो इसलिए की कि जब देखा जाता है ना कि एक कौआ टांग दो तो सारे जब सतर्क हो जाते हैं, तो वो उनको जब कार्रवाई हो गई तो प्रदेश में हड़कंप हो गया। अब वो अपने जान जाएंगे, अब वो समझते थे कि सीधे साधे डॉक्टर साहब हैं, हाथों जोड़ लेंगे, चलो रो लेंगे, गा लेंगे आपके लिए। हाँ, तो वो इसीलिए वो थे, इसीलिए अब ये बात नहीं, अभी कार्रवाई भी होती है इसमें, और बड़ी कार्रवाई इसलिए की कि लोग अब सुधर जाएं, क्योंकि किसी भी जिले में ये क्षम्य नहीं है। डीबीटी से सीधे कागज जाना है, गरीब आदमी को अनुदान दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ कर रहे हैं, फिर विकसित भारत उत्तर प्रदेश भी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उसमें रोड़ा अगर बन रहे हो अधिकारी बन के, तनख्वाह भी पा रहे हो, सरकार जनता का पैसा ही उनका तनख्वाह है, जनता की सेवा के लिए आए हो, और सेवा के जगह पर दूसरी भावना है तो वो सर्विस करने लायक। हम तो अभिमानी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ऐसे ढेर सारे कर्मचारियों को बीआरएस भरवाइए, वो जगह खाली कराइए, और जगह खाली करा के नए युवाओं को लाइए जो इस देश के राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम हो। ऐसे बीआरएस भरा के इनको हटाना होगा, एक कमेटी गठित कर जांच करना होगा, नियत क्या है उसकी, समाज के प्रति, जनता के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति क्या नियत है। ऐसी नियत वाले ही अब अधिकारी रह जाएं तभी ठीक है, नहीं तो ऐसे ही दाग लगाते रहेंगे। काम 24 घंटे हो रहा है, इतना हमको लगता है इतना मेहनत तो कोई प्रधानमंत्री नहीं किया होगा। 24 घंटे प्रधानमंत्री देखते हो कि हाँ वहाँ दिन भर में 4 कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुबह से उठते हैं 8 बजे रात तक, जब मिलाओ कहे साहब अभी आए नहीं है 10 बजे, तो इतना कोई काम नहीं किया। काम करने के बाद भी बीच में रोना रहे तो ठीक रहे, लेकिन ढेर सारे अधिकारी हैं, उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए जो अच्छे काम करते हो, और जो इस तरह के हों उनको दोष में बिल्कुल नई नेशन फर्स्ट पॉलिसी पर ही काम करना चाहिए। लेकिन मुरादाबाद का एक विजन आपने लोगों को दिया था, आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुरादाबाद में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट जो है उसके लिए काम किया जाएगा। आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि जब आप एक फिशरी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं ऊपर से तो बहुत सरल लग रहा है कि बहुत आसान सा डिपार्टमेंट है, बहुत आसान सी मिनिस्ट्री है। उसके लिए आपको लॉजिस्टिक पे काम करना है, उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज पे काम करना है, यहाँ से उधर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी उस पर काम करना है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, बजट का कैसे आवंटन हो उस पर काम करना है। तो उस पर क्या विजन है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद। जब पहले वो प्रधानमंत्री बने तो आप ही मीडिया ने पूछा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, कैसे भ्रष्टाचार रोकेंगे और कैसे विकसित भारत देंगे। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि टेक्नोलॉजी से हम भ्रष्टाचार भी रोकेंगे और टेक्नोलॉजी से हम विकास भी देंगे। तो आज के दिन में ये मत्स्य विभाग जो है मजबूत विभाग बन के इसलिए बढ़ रहा है कि हम आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसी देन है कि चंदौली में एशिया स्तर की सबसे बड़ी मंडी हुई और कम समय सीमा के अंदर उसका उद्घाटन करा दिया, अब आवंटन हो रहा। इसी तरीके से अभी हमारे सभी मंडलों के लिए अभी पैसा हमने लिया। अभी पहली बार है कि भाई हम बजट कैसे खर्च करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरह की योजना बनाई। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, वित्त मंत्री को, जितना मांगा था लगभग सब दे दिया, उसमें कोई कटौती नहीं किया। तो मंडी के लिए पैसा आ गया। अभी हम हर मंडल में इनको थोड़ा ट्रेनिंग के लिए, मैंने अभी पहली बार है कि ट्रेनिंग के लिए पहले हम केंद्र सरकार के पैसे ट्रेनिंग कराते थे, अभी राज्य सरकार ने भी दिया कि जब तक हम किसी को शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष नहीं करेंगे तब तक वो मतलब वो बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। तो उसको शिक्षण प्रशिक्षण के लिए किया गया। और हम लोगों ने अभी डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल से क्या होगा कि हमारे पहले क्या होता था कि पिछली सरकारें एक अनार 100 बीमार, तो 10% 20% पोखरे टेंडर करने का आदेश करते थे, बाकी पोखरे ऐसे मारते खाते थे माफिया लोग। तो आज हमारे लोग 100% उसे कर दिया कि जितने प्रदेश के पोखरे हैं, चाहे राजस्व के हैं चाहे हमारे हों, उसको पूर्ण रूप से लोगों को व्यापार करने के लिए दिया जाए, क्योंकि वो गांव का पोखरा गांव की अर्थव्यवस्था का एक स्रोत है। तो गांव को भी विकसित होना चाहिए, क्योंकि हम कोई पैसा नहीं लेते। गांव के पोखरे से जो आय होता है उसी गांव में खर्च होता है। नदी से जो पैसा आता है वो नदी के बगल के गांव को लोगों को, हमारे यहाँ मत्स्य विकास निधि है, 80 करोड़ रुपया। अभी तक कोई पॉलिसी नहीं थी, जब से देश अभी हमने पॉलिसी बनवा दी कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं, डिजिटल उनको ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। उनके लिए हम वहाँ, ये चूँकि कच्चा माल है मछली, तो जब तक हम उनको भंडारण के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, मार्केट के लिए नहीं करेंगे तो तब तक उनको विकास के ला रहा है। तो उसके लिए हमने डिजिटल करेंगे और आज के दिन उनके मार्केट की व्यवस्था भी हम करेंगे। इनको बताएंगे कि भाई जिस तरीके से मूली की खेती की जाती
जाती है तो मूली में जो बड़ा मूली होता है, मोटा मूली होता है, पहले उसे उखाड़ दिया जाता और बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो बढ़ जाता, फिर उखाड़ते हैं। तो मूली जैसे बिकती है उसी तरीके से मछली बेचो, बड़ी मछली बेचो, फिर छोड़ दो, फिर बड़ी मछली बेचो, और उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ो भाई कि कितना। अभी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बता दूं आपको कि एक बायोफ्लॉक है। आप देखे होंगे कि पहले मछलियां बहुत मर जाती थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता था, मेरे एयरटेल महिलाओं को दे दिया अनुदान पर। आज के दिन में आप दरवाजे पर, पहले था कि लोगों को कि हमारे पास ज़मीन होगा, बहुत बड़ा पाउंड होगा तो मछली पालन करेंगे। अभी हो गया कि नहीं, दरवाजे पर अगर 100 फीट ज़मीन है तो भी मछली पालन करो। आप खाली 18 फुट का एक टीन ले लीजिए जो कहीं मिल जाए मार्केट से, उसको गोल घेर लीजिए, तारप्लिन आता 10 साल में ख़राब नहीं हो, उसमें डाल लीजिए, एक एरेटर लगा दीजिए, एक पाउडर डाल दीजिए, उसमें 5 किलो गुड़ डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, थोड़ा 1 हफ्ते बाद पूरा टैंक बैक्टीरिया हो जाएंगे, पूरा टैंक भर दीजिए, फिर उसमें मछली डाल दीजिए। तो मछली जो वेस्ट प्रोडक्ट टट्टी करेगी वो बैक्टीरिया उसको खा के ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जो मछली के ग्रोथ रेट में टॉनिक बनेगा, तो उसके इस किसान का आय 4 गुना बढ़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी हमने बायोफ्लॉक का व्यवस्था कर दी कि जो है पिछले कि हर दरवाजे पर आप पालन कर सकते हैं, पीछे पालन कर सकते हो, खोदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप नई टेक्नोलॉजी से काम करें, और तमाम चीज़ें हैं, इनको हम लोग मार्केट में भी ला रहे हैं। सर आपने कहा कि हर घर के बाहर आप एक पॉन्ड, एक तालाब, वहां पर मछली पालन कर सकते हैं। मछुआरों को आपने इतनी ट्रेनिंग दे दी है, नॉलेज दे दी है कि वो ऐसे कर सकते हैं। मेरा प्रश्न अभी भी यही है कि इसके लिए मैंने इसलिए कहा एक लाइन कि जापान में ज़्यादातर ओमेगा 3 खाते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है। तो हमको कहते हैं कि लोगों के अंदर मछली के लिए, मछली जब हमारे पास रहेगी तो आप उत्तर प्रदेश का आप देख लो ना, उत्तर प्रदेश का जो प्रियम्बल है वो मछली है, तीर धनुष और जल है, राजा नल निषाद, तो उत्तर प्रदेश का प्रियम्बल ही है। आज के दिन में हमारी उत्तर प्रदेश की जो मीन मछली थी तिताला, वो विलुप्त हो गई थी। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, मैंने पूरा गंगा में तिताला डाल दिया ला के बाहर से। तो मैं ये कह रहा था कि हर लोगों के पास, अभी आप देखेंगे कि आप बंगाल में जो लोग इसके लिए इतना प्रोटीन युक्त भोजन है ये कि जिसके कि हम बैलेंस डाइट के रूप में ला सकते हैं, जो हमारा अभी WHO कहता है कि उत्तर प्रदेश में या भारत में अभी माल न्यूट्रिशन से सफ़र हैं, तो हम इसी से पूरा कर सकते हैं। भाई 10 पैसे की मछली को हम 3 महीने में एक टैंक में 10,000 मछली डालें तो 3 महीने में वो एक 3 इंच का हो जाएगा, वो 3 रुपए में बिक जाएगा। तो इतना ग्रोथ रेट कहाँ हो सकता होता है, कितना भोजन करेगा वो, कुछ है नहीं, पानी फ्री का है। मछली भी हमारे यहाँ हैचरीज है, आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ एक NFGR है, यहाँ जो है भारतीय मत्स्य विकास अनुसंधान केंद्र है, वहाँ हमने मछलियों को, मछली वहाँ सभी नदियों की मछली वहाँ है, उनमें आधार कार्ड है मछलियों का, उनके चिप फिट है कि हमारे मशीन लगाते हैं, निकालते हैं मछली, वो बता दे गंगा का, जमुना का है कि बेतवा का है, और उसके बच्चे को निकाल के उसी नदी में डाला जाता है, जिससे कि उस बच्चे को बढ़ने में एटमॉस्फेयर है। तो ये इतना मतलब जिस नदी का बच्चा मछली हो उसी नदी में डाला जाए तो उसको एटमॉस्फेयर मिलता, ग्रोथ है। इसीलिए आज के दिन में नदियों पर भी हमारा विकास। पहले माफिया थे, पूरा एक ही विशेष वर्ग, नाम नहीं लूँगा, मतलब वही एक गाजीपुर वाले बेचारे थे बंदूकधारी, वो प्रदेश का पूरा दुर्भाग्य था कि जब से देश आज़ाद हुआ पिछली सरकारों ने मत्स्य मंत्री एक बड़े खाली इस्लाम धर्म नजर आया उसको मुसलमान बना दिया, सारा का सारा विभाग में उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। अरे मछली उर्दू नहीं पढ़ती है, निषाद उर्दू नहीं पढ़ता, क्या जरूरत हमारे उर्दू अनुवादक का? भाई ये क्या मतलब है? इन मछुआरों के कब्जा कर लिया। तो अब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहले बार मत्स्य मंत्रालय भी बना के और मत्स्य मंत्री बनने का अवसर मिला। 6 महीने के लिए बहन जी किसी को बनाई थी, रावत जी को, द्विवेदी जी को 6 महीने के लिए, मैं बाकी समय हमेशा एक विषय, इसलिए पूरे प्रदेश देश में कब्जा था। वो धीरे धीरे तो पूरा जला कि इलाहाबाद से लेके इटावा तक कि एक आदमी बंदूक में, जब 2017-15 में जब रेल आंदोलन किया था तो पुलिस खोज रही थी, मैं छुपने के लिए, जान बचाने के लिए मैं नदी के नाव पर ही सो जाता था। तो नाव में सोया रहता था, मछली मारते रहे, वो जगते रहे बेचारे, पुलिस पकड़ने जाए। लेकिन सर तो आप पता चला कि सुन लीजिए, मछली मारता था गरीब आदमी, ये सुबह बंदूक लगा कहते थे लाओ 500 रुपया दे देते थे, पूरी मछली उठा ले जाते थे। आज मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, पॉलिसी बदल गई, हर 5 किलोमीटर पर गरीबों को पालने के लिए दिया जा रहा। अब वो आय वृद्धि करें, वो आगे बढ़ें, और आज के दिन में बहुत कुछ पॉलिसी हमने बदल दी। आप मछलियों के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इस पर आपने काम कर दिया, फिशरी जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है वो सब कर रहा है, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो
लॉजिस्टिक सपोर्ट है और जो कोल्ड स्टोरेज है, क्योंकि फिर तो वो उत्तर प्रदेश तक सीमित रह जाएगा ना, उसे आपको दूसरे राज्यों तक लेकर जाना है, दिल्ली तक लेकर जाना है, और जो आस पड़ोस के राज्य हैं फिर आपको उसको एक्सपोर्ट भी करना है। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा अभी है? बहुत बड़ा हमारा एग्रो फिशरीज का एक एग्रीमेंट हुआ उन्नाव में, 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लग रहा है। वहाँ ट्रेनिंग भी होगी, इससे मार्केटिंग में अंतर्राष्ट्रीय होगा। पहली बार है उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों पर निर्भर था, हम आंध्रा से, कलकत्ता से मछली आती थी, लेकिन अभी मैंने लगभग 80% उनका बंद हो गया, और 20% जो है उतना हम पैदा करके हम अन्य राज्यों को दे रहा हूँ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में जा रहा। हम अब इस लायक हो गए कि हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। अब हम इस लायक होने जा रहे हैं कि हम झींगा का उत्पादन करें, हम लोगों को मछली का उत्पादन करके दूसरे देशों में भेजें। तो उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट होगा, आप कोल्ड स्टोरेज का चेन होगा, उनके ट्रांसफ़र के लिए होगा। पहले तो सड़क ही नहीं था, पहले तो किस तरीके से आदमी 8 घंटे में पहुँचता था तो मछली तो 3। तो अब आज देखे होंगे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज भी अब शुरू हो गया। ये सौभाग्य हम लोगों को कि जलयान भी शुरू हो गया, कि जल पॉलिसी लाई। तो आज के दिन में हम लोग सब हो गया। तो अब अभी हमने बातचीत की है, टीम, अभी मैंने एक वर्किंग टीम बनाई है कि जो इस क्षेत्र में मत्स्य विभाग को हम दुनिया में कैसे एक नंबर पर ला सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हमारे नहीं है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी बदलनी है, कैसे पैसा लाना, क्या क्या कानून बदलना है कि जिससे कि इसमें निचले पावदान के लोग इसमें जुड़ें, बीच वाले जुड़ें, ऊपर वाले व्यापारी जुड़ें। तो ये तभी हुआ कि जब हमने अभी एमओयू साइन किया, अभी 400 एकड़ देकर लोगों को बड़े बड़े बना रहे हैं। तो ये आपका कहना कि हम ये जो सोलर फ्रीजर बनाना चाहते हैं कि हर जहाँ मार्केट हो वहाँ हम, हमारे जिंदा मछली का केंद्र है, हमारे यहाँ मछली के केंद्र हैं, फिश पार्लर, हम वो जो है एक 10 लाख का है कि उसमें आप मछली, जिंदा मछली जाओ बढ़िया फ्राई करके। तो ये सब हम धीरे धीरे करें। हम निगम हमारा फेडरेशन हमारा, उसको भी एक्टिव कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम उनको ला रहे हैं। मतलब पूरी मशीनरी पे काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी। आशा यही करते हैं कि विकसित भारत में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है वो नित नित विकास होता रहे और उत्तर प्रदेश इसी तरीके से नंबर 1 पर रहे। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत करने। अब गांव के मिट्टी की खुशबू में जो बात है वो शहरों के क्षेत्र में भला कहाँ मिलती है। संजय जी ने बताया कि कैसे विकास की रफ्तार गांव तक अब पहुंचने लगी है। विकास अब चौतरफा जो है गांव में भी होने अब लगा है। जो हमने पहले सोचा था वो अब हकीकत में बदलने लगा है। मैं पलक से गुजारिश करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करके संजय सर का सम्मान करें। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, ये बताया कि कैसे गांव में विकास की रफ्तार अब बढ़ने लगी है। विवेक।